दोस्तों, मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं और हमारे पूर्वजों के अनुसार और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम ये जान पाने में सफल हो पाए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पूरे ब्रह्मांड का सफर करेंगे। दोस्तों, आज हम अपने घर से लेकर वहाँ तक सफर तय करेंगे जहाँ तक हमारा विज्ञान पहुँच चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्यारे से ग्रह पृथ्वी से, जहां हम रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। इस धरती पर क्या क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। यह मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ए जीनियस मैन। दोस्तों, एक बात पता है आपको, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी देवी या देवताओं के नाम पर नहीं है। दोस्तों, अब पृथ्वी के बाद चलते हैं हम अपने अंतरिक्ष के सबसे नजदीकी पिंड और हमारी धरती का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर, जहां पर धरती के जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, चांद पर न पानी है न वातावरण है। ऐसा माना जाता है कि चांद का जन्म आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले धरती पर एक मंगल ग्रह जितना एक बहुत बड़े पिंड टकरा गया था, जिससे उस टक्कर से धरती के कुछ अंश टूटकर अलग हो गया और फिर उस टक्कर से निकला मलबा जो धरती और टकराने वाले पिंड का था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस पिंड का नाम थिया था। तो आगे चलकर पृथ्वी के टुकड़े और थिया पिंड के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और आगे चलकर वह एक बहुत बड़े पिंड में बदल गया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। और चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर भी काटने लगा। दोस्तों, अब चलिए चांद से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य के पास। दोस्तों, हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी शक्ति है और धरती पर जीवन सूर्य की वजह से ही संभव हो पाया है। दोस्तों, सूर्य की प्रकाश से ही हमारा 9 ग्रहों का सौर मंडल प्रकाशित है और इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी समूची सौर व्यवस्था टिकी हुई है। दोस्तों, अब चलिए सूर्य से लगभग 57.91 मिलियन किलोमीटर दूर मरकरी यानी बुध ग्रह के पास। दोस्तों, आपको बता दें कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है और इसकी सतह क्रेटरों से भरी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चांद की तरह ही नजर आती है, जो साबित करता है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों साल तक बेजान रहा होगा। अब तक हमारी पृथ्वी के 2 अंतरिक्ष बुध ग्रह पर जा चुके हैं। नंबर 1 मेरिनर 10, यह यान 1974 से 1975 के बीच 2 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। नंबर 2 मैसेंजर प्रोब, यह यान 2004 में नासा द्वारा भेजा गया था। दोस्तों, बुध ग्रह के लगभग 50% हिस्से का मैप बनाया जा चुका है, लेकिन सूर्य के बहुत नजदीक होने की वजह से और अत्यधिक प्रकाश और चकाचौंध की वजह से हबल दूरबीन इसके बाकी हिस्से का नक्शा नहीं बना पाती। दोस्तों, अब चलिए बुध ग्रह से 5 करोड़ 2,90,000 किलोमीटर दूर शुक्र यानी वेनस प्लेनेट के पास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना और गुरुत्वाकर्षण कुछ धरती की तरह ही है। दोस्तों, वेनस एक ऐसा ग्रह है जहां एसिड से भरे बादलों की मोटी चादर से ढका है, जिसकी वजह से हमें इसकी सतह हमें धरती से दिखाई नहीं देती और इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है। आपको बता दें कि 100 किलोमीटर के दायरे में 150 बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह की ऊपरी सतह पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद शुक्र ग्रह पर बारिश नहीं होती। हालांकि इस सतह के कुछ किलोमीटर ऊपर एसिड यानी तेजाब की बारिश होती है।
लेकिन वह सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बनकर ऊपर ही चली जाती है। रिसर्चरों का मानना है कि अरबों साल पहले इसकी सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद था, जो समय के साथ भाप बनता रहा और एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। शुक्र यानी वेनस पर जीवन जीना नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निचले और बीच के बादलों की परतों में रहने लायक जगह मौजूद है। दोस्तों, अब चलिए शुक्र ग्रह से 11,97,40,000 किलोमीटर दूर मार्स यानी मंगल ग्रह के पास। दोस्तों, 1965 में भेजे गए मैरीन 4 से अब तक भेजे गए सभी मंगल यानों से मिली जानकारी हमें यह बताती है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह को वैज्ञानिक इस नजर से देखती है कि भविष्य में इस पर बस्ती बसा पाएंगे। दोस्तों, अब चलिए मंगल ग्रह से करीब 55 करोड़ 3,90,000 किलोमीटर दूर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के पास। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह बात तो आपको मिडिल स्कूलों में ही पढ़ाया गया होगा। दोस्तों, बृहस्पति यानी जुपिटर अपने आप में 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमा के साथ एक सोलर सिस्टम की तरह है। अगर सौर व्यवस्था के बाकी सारे ग्रहों को मिला लिया जाए तो भी वे जुपिटर का सामना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जुपिटर की एक चौंका देने वाली बात यह है कि इसकी सतह पर इसका एक ग्रेट रेड स्पॉट जो कि यह भयंकर तूफान से बना है और यह लाल धब्बा हमारी धरती से करीब 3 गुना बड़ा है। दोस्तों, लाल धब्बा कुछ और नहीं बल्कि एक भयंकर तूफान है। साइंटिस्टों के अनुसार बृहस्पति ग्रह का यह तूफान पिछले 350 सालों से अभी तक नहीं थमा है। दोस्तों, अब चलिए जुपिटर से करीब 64 करोड़ 62,70,000 किलोमीटर दूर सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि अपने शाही छल्लों से घिरा हुआ है और सौर मंडल में यह सबसे खूबसूरत नजर आती है। यह छल्ले बर्फ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि ग्रह की सतह से ऊपर लाखों किलोमीटर तक यह बर्फ फैले हैं और कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा है और वायुमंडल को कैद करके रखने वाला सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। दोस्तों, अब चलिए शनि ग्रह से करीब 1,44 करोड़ 89,50,000 किलोमीटर दूर अरुण यानी यूरेनस ग्रह के पास। ये ग्रह सौर मंडल से बहुत बाहरी ग्रह है जो हमारे पूर्वजों की जानकारी से बाहर थे। दोस्तों, अब चलिए यूरेनस ग्रह से करीब 1,62 करोड़ 74,50,000 किलोमीटर दूर नेपच्यून ग्रह के पास। दोस्तों, आपको बता दें कि सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून है और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यूरेनस और नेपच्यून प्लेनेट का पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद ही लग पाया। और ये भी जान लीजिए कि ये दोनों यूरेनस और नेपच्यून ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह है। दोस्तों, अब चलिए नेपच्यून ग्रह से अरबों किलोमीटर दूर क्यूपर बेल्ट के पास। दोस्तों, क्यूपर बेल्ट बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट इतना ज्यादा दूर में फैला है कि इसमें लाखों की संख्या में खगोलीय वस्तु मौजूद है जो ठंड से जमे पानी, मीथेन और अमोनिया की बनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के अंदर में आता था हमारा एक ग्रह यम यानी प्लूटो। दोस्तों, मैं आता था इसलिए बोले हैं कि प्लूटो हमारे सौर मंडल का सबसे अंतिम छोर का ग्रह था, लेकिन साइंटिस्टों ने यम यानी प्लूटो को 2006 में सौर मंडल के ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। ऐसा नहीं है कि यह ग्रह नहीं है, प्लूटो ग्रह तो है ही, लेकिन सिर्फ सौर मंडल के लिस्ट से बाहर हटा दिया गया है।
दोस्तों प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों से क्यों हटाया गया है, जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों अब चलिए धरती से करीब 19 अरब किलोमीटर दूर वोयागर 1 के पास। दोस्तों आपको बता दें कि वोयागर 1 मानव इतिहास का सबसे महान अंतरिक्ष यान है। दोस्तों वोयागर 1 अपने 40 साल के सफर में सौर मंडल से बहुत दूर जा चुका है, जो कि इस यान की दूरी हमारी धरती से लगभग 19 अरब किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष यान मानवों द्वारा भेजा गया ऐसा यान है जिससे इंसानों के सबसे ज्यादा सौर मंडल के छिपे रहस्यों के बारे में बताया और यहीं पर हमारा सौर मंडल खत्म हो जाता है। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि यहाँ से हमारा सूर्य एक सामान्य तारे की तरह दिखाई देता है। दोस्तों अभी तक के सफर में हम अपने प्यारे से पृथ्वी से इतना दूर आ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश को भी यहाँ तक आने में 1 साल लग जाएंगे। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि सूर्य की प्रकाश की गति क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि इतना दूर आने के बावजूद भी सूर्य की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं होता है, क्योंकि अरबों की संख्या में कुछ छोटे छोटे कॉमेट्स अब भी सूरज के खिंचाव की वजह से बने हुए हैं। यह कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सौर मंडल को घेरे हुए हैं, जिसको हम ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ऑर्ट क्लाउड एक ऐसा विशाल बादल है जहां एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसलिए ऑर्ट क्लाउड वाकई में है या नहीं इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर यह सिर्फ वैज्ञानिकों का मत है। और ये भी माना जाता है कि ये बादल हमारे सौर मंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है। लेकिन आप कहीं जाइए मत, वीडियो से चिपके रहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड का सफर तो अब शुरू ही हुआ है। अभी तक तो हम अपने सोलर सिस्टम के ही सैर कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद ऐसी जगह आती है जहां हम इंसानी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि हमें यहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इसलिए यहां हमको इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमको छिपे हुए वे ग्रह भी दिखाई देंगे जिसके पास किसी तारे की रोशनी नहीं पहुंच पाती। और इंफ्रारेड विजन से देखने वाले ग्रह को हम रेग्यू प्लेनेट कहते हैं। दोस्तों रेग्यू प्लेनेट वे प्लेनेट है जिनका कोई तारा नहीं होता और ये ग्रह अंधेरे में अकेले भटक रहे होते हैं। हमारे गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लेनेट परिवार के उन सदस्यों की तरह है जो बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। यह रेग्यू प्लेनेट भले ही ऊपर से बर्फ की मोती के चादर से ढके हो, लेकिन इसके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है। और क्या पता इन पर जीवन किसी और तौर तरीके से सांस ले रही हो। दोस्तों हम अपने इस ब्रह्मांड की सफर में यहाँ तक आ चुके हैं कि इससे आगे जाने पर हमें दिखाई देगा मिल्की वे यानी आकाश गंगा। दोस्तों ये जो आप मिल्की वे के अंदर चमकता बिंदु देख रहे हैं वह एक बिंदु नहीं बल्कि अपने आप में विशाल तारा है, और हम हमारी गैलेक्सी में एक छोटे से बिंदु पर मौजूद है। यानी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष यानी लाइट्स ईयर दूर यहाँ पर हमारे सफर का एक और पड़ाव खत्म होता है। उसकी और बाहर जाए तो हम इतनी दूर चले जाएंगे कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हजारों साल लग जाएंगे, और यहाँ से हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही बहुत सारी छोटी बड़ी गैलेक्सियां आपस में मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है, और इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ से अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को ढूंढ भी नहीं सकते। दोस्तों अगर आप इनको देखकर और जानकर हैरान है तो यह जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा ही हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं।
यानी एक सुपर क्लस्टर में हजारों गैलेक्सी के लोकल ग्रुप हो सकते हैं और यहाँ पर आकर हमें प्रकाश का जो छोटा सा बिंदु दिखाई देता है वह अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है। और यह भी जान लीजिए कि हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे समाये हुए हैं। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन से समझिए। दोस्तों, करोड़ों पिंडों और दर्जनों ग्रह, उपग्रह और कॉमेट्स जो एक तारे की परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं सौर मंडल। और ना जाने कितने करोड़ों सौर मंडल को मिलाकर बनती है एक हमारी गैलेक्सी और अरबों गैलेक्सी से मिलकर बनता है एक सुपर क्लस्टर। और इसके बाद भी हम सुपर क्लस्टर को अपने ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों से भी ज्यादा सुपर क्लस्टर है और करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर बनते हैं हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, जिसको हम ज्ञात ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है। इससे आगे न तो हम देख सकते हैं और न ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सी समाई हुई है और इसका व्यास डायमीटर 91 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 91 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह विशाल ब्रह्मांड समुद्र में तैरती हुई एक बूंद की तरह है, जहां इसके जैसा और ब्रह्मांड होने की संभावना भी हो सकती है, जिसका कोई अंत नहीं है। जब दो या दो से अधिक ब्रह्मांड मिलते हैं तो तब हम इस सिद्धांत को हम महाब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक अंदाज है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ब्रह्मांड में इंसानों की वजूद ही कहाँ है। जब हमारे ब्रह्मांड से हमारी सूर्य भी एक धूल के कण से भी छोटा नजर आता है, वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उसको बचाने की बात करते हैं और एक दूसरे के धर्म, जात पात, मजहब के चक्कर में फंसकर एक दूसरे को मारते हैं। जिसने इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया, क्या उसको हम बचा सकते हैं? क्या उसको बचाने की हमारी कोई औकात है? जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है उसको अपनी रक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। चाहे आप किसी धर्म को माने, ईश्वर को खुश करने के लिए बस शांति, श्रद्धा और प्रेम ही काफी है। दोस्तों, आपको इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचना है? क्या ज्ञात ब्रह्मांड तक ही यह सीमा समाप्त हो जाती है या इससे भी बाहर मल्टीवर्स होने की संभावना है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सुझाव दे, हमें बहुत खुशी होगी। साथ में यह भी लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड यू टेक केयर।